नमस्कार। रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। सावन की शुरुआत होने जा रही है। बारिश कई जगह काफ़ी मुसीबत बनकर आई है तो काफ़ी जगह लोगों के लिए राहत भरी खबर भी लाई है। इसी सावन के साथ, इन्हीं बारिशों की बूंदों के साथ अगर कला और संस्कृति के सुर भी मिल जाएं तो क्या बात है। तो अगले आधे घंटे में हम आपको भिगोएंगे हमारी कला और संस्कृति के सुरों से। संगीत नाटक अकादमी के उत्सव की होंगी कुछ झलकियां, तो वहीं खास मुलाकात करेंगे हमारे आज की शख्सियत के साथ भी। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहां पूरा देश मना रहा है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न। इस कड़ी में देश भर में ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, कहीं ऑनलाइन तो कहीं वर्चुअल। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रालय द्वारा संगीत नाटक अकादमी ने आयोजित किया वर्चुअल संगीत महोत्सव संगीत प्रतिभा, जहां पर युवा कलाकारों को मिला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं दर्शक रूबरू होकर प्रस्तुतियों का आनंद उठा रहे हैं तो कई जगह वर्चुअल माध्यम से जुड़कर आयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह की कड़ी में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के युवा संगीतकारों का उत्सव संगीत प्रतिभा का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखनाथ यादव, मोहम्मद अमान, जयंत सोनी और गुलाम नियाज खान सरीखे कलाकारों ने शिरकत की। पहले दिन शुरुआती सत्र में पुणे की आरती ठाकुर के हिंदुस्तानी शैली में गायन को काफी सराहना मिली। किराना घराने की आरती ठाकुर ने अपने सुरों की शुद्धता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आरती ठाकुर ने रागधानी में अपनी प्रस्तुति दी। मुंबई के मानस कुमार का वायलिन प्रदर्शन भी यादगार रहा। देश विदेश के प्रतिष्ठित महोत्सवों में शिरकत करने वाले मानस कुमार ने राग झिंझोटी में अपना वायलिन वादन प्रस्तुत किया। मशहूर सितार वादक मेहताब अली नियाजी ने राग शुद्ध कल्याण प्रस्तुत किया। भिंडी बाजार घराने से ताल्लुक रखने वाले मेहताब अली नियाजी ने 4 वर्ष की उम्र में संगीत की शिक्षा प्रारंभ की थी। संगीतज्ञ परिवार से ताल्लुक रखने वाले मेहताब अली नियाजी को संगीत विरासत में मिला, जिसे वे बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। अजिंक्य जोशी युवा एवं स्थापित तबला वादकों में एक जाना पहचाना नाम है। देश विदेश में कई दिग्गज कलाकारों के साथ प्रस्तुति दे चुके अजिंक्य जोशी के एकल तबला वादन ने सभी को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया।
समारोह के दूसरे दिन पुणे के शाकिर खान की प्रस्तुति शानदार रही। इटावा घराने के सुविख्यात पद्मश्री से अलंकृत शाहिद परवेज खान के सुपुत्र और शिष्य शाकिर खान अपने पिता के समान ही सुर और लय में अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। शाकिर खान ने राग श्याम कल्याण प्रस्तुत किया। मुग्धा गांवकर ने हिंदुस्तानी शैली में अपना गायन प्रस्तुत किया। मुग्धा गांवकर की प्रारंभिक शिक्षा विजया नागरानी के सानिध्य में हुई। कई पुरस्कारों से सम्मानित मुग्धा गांवकर के कई एल्बम भी बेहद लोकप्रिय हैं। विभिन्न माध्यमों से मुग्धा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन को आज की पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। मुग्धा ने राग गोरख कल्याण में अपनी प्रस्तुति दी। यकीनन संगीत प्रतिभा युवा कलाकारों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का एक बेहतरीन अवसर साबित हुआ। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। कोरोना महामारी ने हम सभी को प्रभावित किया। कई लोगों को शारीरिक रूप से तो कईयों को मानसिक रूप से। शायद ही कोई हो जिसने इसके प्रभाव को महसूस ना किया हो। आज कई लोग आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं इसके मानसिक प्रभावों को दूर करने के लिए। जी हाँ, हमारी कलाओं में वो शक्ति है जो मानसिक रूप से हमें सुकून देने में, हमें हील देने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। चाहे वो मधुबनी के बारीक पैटर्न्स हों या फिर मंडला आर्ट कला। आइए देखते हैं रंग तरंग में हमारी इस पे एक खास पेशकश। संगीत और कला के भीतर जीवन के तनाव और अवसाद को दूर करने की ताकत है। कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों को शारीरिक के साथ साथ कई तरह की मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब कलाओं और आर्ट थेरेपी से जुड़कर वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। मंडाला या मंडला भारतीय चित्रकला की एक ऐसी ही विधा है जिसका ज्यामितीय और वैज्ञानिक आधार है। मंडल आर्ट एक ऐसी चित्रकला है जिसमें बारीक पैटर्न को सिमेट्री में बनाया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हर पैटर्न आखिर में एक विशाल गोलाकार का हिस्सा बनता है। मंडल का शुरुआती बिंदु और अंतिम पैटर्न गोल ही होता है। मंडल चित्रकला ब्रह्मांड को दर्शाती है, जहां लाखों अलग अलग पैटर्न अंततः एक गोले में समा जाते हैं। मंडल ब्रह्मांड में मौजूद संतुलन को चिन्हित करती है। आर्ट हीलर गौरा अग्रवाल मंडला आर्ट के जरिए न केवल बड़ों को बल्कि बच्चों के भीतर मौजूद तनाव को भी दूर कर रही हैं। गौरा बताती है, मंडल का अर्थ होता है पूर्ण। अगर आप देखें तो केवल गोलाकार ही है जो अपने आप में पूरा है। बारिश की बूंद से लेकर सूरज तक हर प्राकृतिक वस्तु गोल ही है और यही मंडल के माध्यम से प्रकट होता है। मंडाला जो है वो हमारे जेनेटिक्स में जो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उन सभी में हमारा चक्रास मंडालास एग्जिस्ट करते हैं। मंडालास को ड्रॉ करना पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। आप उसको छोटा ड्रॉ कर सकते हो, आप उसको बड़ा ड्रॉ कर सकते हो, आप उसको स्वस्तिक की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो, आप उसको अपने नॉर्मल वाटर कलर स्केच पेन से ड्रॉ कर सकते हो, आप उसको किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हो। मंडालास हमेशा ही आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। ड्रक्सल यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया है कि मंडल आर्ट तनाव और एंजाइटी को दूर करने में मददगार है और इसका कारण है इसके बारीक पैटर्न।
शोधकर्ताओं के मुताबिक जब आप मंडल आर्ट बना रहे होते हैं तो उसकी बारीकियों के कारण पूरा ध्यान इसी कला में लगता है। इससे कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर कम होता है और तनाव दूर होता है। 300 से ज्यादा लोगों पर किए गए शोध में पाया गया है कि 45 मिनट मंडल आर्ट करने से कॉर्टिसोल कम होता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है और नींद अच्छी आती है और फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। तो आप भी उठाइए कागज, पेन या पेंसिल और इस कला को जरूर आजमाइए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और अब बात साहित्य की। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका एक पक्ष कवि अटल का भी था। वैसे तो उनके कई मशहूर कविताएं हैं, लेकिन उनमें सबसे चर्चित और मकबूल कविता संग्रह है मेरी 51 कविताएं। आज हमारे विशेष सेगमेंट पर इसी पे है खास। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये वो कुछ लाइनें हैं जो इस किताब मेरी 51 कविताओं से ली गई हैं। ये ऐसी लाइनें हैं जो अब लोग बातचीत में, भाषणों में इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से ये पता चलता है कि मेरी 51 कविताओं की ये कविताएं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविताएं कैसे जन जन तक पहुंच चुकी हैं। ये किताब वैसे तो 1995 में लोकार्पित की गई, लेकिन उसके पीछे देखें जिस तरह से खुद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि बचपन से ही उनमें एक कविताई का गुण था जो उन्हें एक तरह से विरासत में मिला था। वो ये स्वीकार करते हैं कि राजनीति और कविता या साहित्यिक रचना एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे काव्य की रचना की जो राष्ट्र की आवाज बनकर उभरा, आम लोगों को उसमें अपनी अभिव्यक्ति मिली। 4 भागों में मोटे तौर पर इन कविताओं को बांटा गया है। अनुभूति के स्वर, राष्ट्रीयता के स्वर, चुनौती के स्वर और विविध स्वर। खास बात यह है कि आप देखेंगे इसमें कवि का वैचारिक द्वंद्व दिखता है। राष्ट्र निर्माण या समझे राष्ट्र के सामने जो चुनौती है उसको लेकर चिंताएं दिखती हैं। वो बार बार ये कहते हैं, बार बार जो निराशा से निकलकर आशा की तरफ बढ़ते हैं और इसीलिए वो कहते हैं आओ फिर से दिया जलाएं। पहले वो कहते हैं गीत नहीं गाता हूं, फिर आगे कविता आती है जो कहते हैं गीत नया गाता हूं। राजनीति की जो द्वंद्व है उसमें भी क्या बेबसी या कहें क्या बातें, क्या कश्मकश छिपी है, इसको भी कविता के जरिए वो सामने रखते हैं। और इसीलिए शायद वो कविता लिखते हैं, कौरव कौन कौन पांडव, कौरव कौन कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है, बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, कोई राजा बने रंग को तो रोना है। ये साफ तौर पर वो स्वीकार करते हैं कि ये जो कविताएं हैं ये परिस्थिति सापेक्ष है, यानी परिस्थितियां जिस तरह से सामने आई उस तरह से उनकी कविताएं बनी, इस तरह से उनके शब्द निकले कलम से, और ये साफ तौर पर कहते हैं कि आसपास की दुनिया को वो प्रतिबिंबित करते हैं। और अब बारी हमारे आज के खास मेहमान की। वैश्विक मंच पर भारत की कला संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। आज के हमारे खास मेहमान भी एक भरतनाट्यम नृत्यांगना होने के साथ साथ एक गुरु भी हैं, जो आने वाली पीढ़ी को कला की साधना से जोड़ रही हैं। आइए करते हैं खास मुलाकात मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु स्मिता चक्रवर्ती से।
बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मिता जी हमारे इस खास सेगमेंट में। नमस्कार। सबसे पहले इस वक्त यही जानना चाहेंगे कि एक लंबी जर्नी आपकी रही है, अनुभवों का एक लंबा दौर रहा है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे रुझान हुआ इस नृत्य की ओर? मैं एक सांस्कृतिक परिवार में जन्म ली और मेरी पेरेंट्स की बहुत मन थी कि मैं कुछ सीखूं, तो मेरी वहीं से नृत्य की ये जो शिक्षा है वो शुरू हुई। मैं जब 4 साल की थी तो मैंने पहली गुरु के पास मुझे मेरी मम्मी लेके गई थी और वहाँ से सीखते सीखते मैं एक वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी शहर चंदन नगर वहाँ पर जन्म ली थी। वहाँ से फिर मैं कलकत्ता जाती थी एंड 2.5 आवर्स की ये जर्नी थी। मैं करके वहाँ पर गुरु के पास सीखने जाती थी। वहाँ से फिर मैंने स्टेट लेवल पर एंड नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। अपने जीवन को पूरी तरह से ही नृत्य को ही समर्पित किया है। मैंने हिस्ट्री में एमए की है, मॉडर्न हिस्ट्री में एमए की है, लेकिन साथ साथ मेरी जो ये शिक्षा है और ये जो साधना है ये कभी रुकी नहीं। अगर कुछ इस वक्त की शुरुआत की आपकी कुछ यादें आ रही हैं या आपको अगर याद हो आपका पहला पीस या पहला परफॉर्मेंस? मेरी पहली पीस जो हम अभी भी बच्चों को सिखाते हैं दैट वन इज भरतनाट्यम के अंतर्गत नटराज वंदना। तो मैं वही आपके सामने थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। तो दैट वन इज लाइक दैट। आंगिकम भुवनम यशावाचिकम सर्ववाङ्मयम् आंगिकं भुवनं यशावाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नन्दी सात्विकं शिवम्। इसकी अर्थ ये बताया जाता है कि डांस हैज़ नो लैंग्वेज बैरियर। जैसे हम इंडियन कल्चर को हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके दिखाते हैं तो वहाँ पर भी लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं है। आपको अगर हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे तो हर कोई इसको समझ सकता है। और ये जो एक डांस अपने आप में ही अंग से हम दिखाते हैं। हाँ, तो अंग, प्रत्यंग एंड उपांग, इसके ज़रिए हम दर्शकों के सामने अपनी ये कला प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। सीखने की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है, लेकिन फिर कैसे आपने सिखाना शुरू किया, कैसे गुरु के रूप में आपका ट्रांजिशन हुआ, उस बारे में थोड़ा बताइए। काफ़ी सारे हर्डल्स भी आए सिखाने के टाइम, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं है और डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हमारे पास आते हैं। लेकिन संगीत और नृत्य की एक अपनी खुद की भाषा है और काफ़ी मेरे पास अभी 4 मेंटली रिटार्डेड चैलेंज बच्चे हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं वो कितना सुंदर से उनको भी ये शास्त्रीय नृत्य वो सीख रहे हैं, सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो डिफरेंट डम हैं, लेकिन हम जब उसे ऐसे करके दिखाते हैं वो बोल तो नहीं पाती, लेकिन वो जो नृत्य की कला है उसको सीखने की उसकी पूरी कोशिश रहती है। और वो देखते हुए ना खुद को भी इतनी अच्छी लगती है कि बच्चे अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज से बच्चे आते हैं, इन्फ्लुएंस फैमिली के साथ साथ जिनके पास प्रॉपर संसाधन नहीं है वो भी आते हैं। हमारे लिए किसी के रोक टोक नहीं है। संगीत और नृत्य की साधना इतनी बड़ी है तो हमारे जो दरवाजे हैं वो सबके लिए ओपन है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो पॉपुलर जॉनर्स होते हैं या बच्चे जिनमें बच्चों की रुचि होती है, खासकर फिल्म संगीत में या जो पॉपुलर म्यूज़िक होता है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है कि बच्चों को हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से उनको जोड़ना, वो कितना मुश्किल होता है? उस प्रोसेस में आपका भी क्या प्रक्रिया होती है? कितना आप लर्न करती हैं, कितना अनलर्न करती हैं आप बच्चों के साथ? नहीं, एक बहुत बड़ी चैलेंज है अभी के समय पर, लेकिन हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये जो हमारी इंडियन कल्चरल आर्ट फॉर्म्स हैं, वी हैव 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड दोज फॉर्म्स आर ईच एंड एवरी वन इज़ गुड। तो हम उनको बताते हैं। हमारे संस्था पे कथक, भरतनाट्यम एंड छऊ सिखाया जाता है।
तो हम उनको बताते हैं कि क्लासिकल डांस सीखने से बच्चों के अंदर क्या क्या जो इम्प्रूवमेंट है वो आ सकते हैं। बच्चों को हम मेडिटेशन करना सिखाते हैं। हाँ, क्लास के शुरुआत में योगा कराते हैं और उसके बाद हम हस्त मुद्रा, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य की जो बेसिक चीज़ें हैं, और गुरु वंदना, गणेश स्तुति, ये सब सिखाते हैं। तो मैं देखती हूँ धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होती है। मैं आपको छोटे बच्चों के लिए, जैसे हम लोग वहाँ उसको हस्त मुद्रा, हैंड जेस्चर्स जो है भरतनाट्यम के, वो टीच करते हैं। तो वो मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँगी। डबल हैंड जेस्चर्स भरतनाट्यम के। अंजलिश्च कपोतश्च कर्कटश्च स्वस्तिकाः दोलाः पुष्पपुटाः उत्सङ्घः शिवलिङ्गकः कटाकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकाः शकाटं शङ्ख चक्रे च सम्पुटाः पाश कीलकः मत्स्य, लाइक दिस। बहुत खूब, बहुत खूब। इस महामारी ने काफ़ी कुछ बदला है, ख़ासकर जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल दौर रहा। कैसे आपके लिए ये एक लर्निंग प्रोसेस रहा? कितना बदलाव आपकी कार्यशैली में और आपकी जो पूरा जो सीखने और सिखाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कितना बदलाव देखा? वंचित तबके के बच्चों के साथ आप काम करती हैं, कितना कुछ असर आपको देखने को मिला? काफ़ी चैलेंजिंग रहा ये पैंडेमिक के टाइम के दौरान, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस एकदम से बंद करना पड़ा और ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू की। ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्टिंग के टाइम थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन धीरे धीरे वो ओवरकम करते गए बच्चे, और मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखी। और काफ़ी कुछ देखते हुए मैंने बच्चों के तरफ देखी कि पैंडेमिक के लिए उनको सरकार की तरफ से जो सिखाया जाने की कोशिश कर रही है, वो नॉलेज उनमें देखी मैंने बहुत कम है। तो मैंने नृत्य शिक्षा के साथ साथ मैंने ये भी गाइड करना उनको शुरू किया कि कोविड के समय पर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव नॉट टू डू। और जो पिछड़े वर्ग के बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके सामने मैंने देखी कि उनको वो जागरूकता ही नहीं है कि मास्क उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने फिर उनको भी वो सिखाना शुरू किया कि मास्क पहनना है, बेसिक जो हाइजीन है वो मेंटेन करना है, और वो कैसे करना है इसके लिए भी उनको पूरी इनकरेज करने की पूरी कोशिश की। बच्चों के साथ और एक प्रॉब्लम हुई, बच्चे जब आइसोलेशन पर जा रहे हैं, अगर वो कोविड में इन्फेक्टेड हो गए हैं, वो बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे। तो मैंने उनको डिफरेंट तरीके से ऑनलाइन सेशन दिए कि ताकि वो थोड़े से मोटिवेट हो पाए, हाँ, अपने आप को थोड़ा सा इनकरेज कर पाए, बूस्ट अप कर पाए। जब गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो क्या कुछ आपके विचार हैं, आपके अपने गुरु जिनसे आपने सीखा और आज आप एक गुरु के तौर पर आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से देखती हैं आज भी इस परंपरा को आगे बढ़ते हुए? हाँ, मैंने खुद अपनी शिक्षा ग्रहण की है कलकत्ता में पद्मश्री मंजूश्री चाकी सरकार एंड रंजावती सरकार एंड वेंकट गुरु जी के पास, फिर दिल्ली में भी आगे मैंने और शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन ये गुरु शिक्षा जो परंपरा है ये आज भी जारी है अपनी जगह पर। मैं अभी खुद की एक विशेष गुरु हैं मिसेस पॉली गुहो, वो उदय शंकर जी की खुद की डिसाइपल थी एंड सच में एक मदरहुड फिगर है। मतलब जितनी ब्लेसिंग्स आपको अपनी टीचर से मिलती है ना, वो शायद कहीं और नहीं मिलती। जो प्यार मुझे उनसे मिली है, जो शिक्षा मैंने उनसे ली है, मेरी आज भी नमन है उनके लिए। और मैं अपने बच्चों के प्रति भी वही कोशिश करती हूँ कि आगे जाके भी वो खुद मुझे उसी तरह से याद रखे। अपनी बेस्ट 100% देने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपने कई विभिन्न मंचों पर आपने परफॉर्म किया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, कुछ अगर ऐसी कोई यादगार आपकी परफॉर्मेंस रही हो, कोई स्मृति आपकी ऐसी जो इस वक्त आप हमारे सामने पेश करना चाहें? जी ज़रूर। हाँ।
ये एक कृष्णा के शब्दम है। इसको भरतनाट्यम का थर्ड आइटम है शब्दम। इस पे माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अनुसार कृष्णा यहाँ पर यमुना तट पर गोपियों के साथ खेल रहे हैं और गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर बांध दिए। तो इस घटना के ऊपर ये शब्दम है। इट्स अ वेरी फेमस शब्दम इन भरतनाट्यम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जी हाँ, इसीलिए गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। अपने गुरु के मार्गदर्शन में आप जीवन की हर मुश्किल को हल कर सकते हैं, पर ज़रूरी है विश्वास की, कठिन तपस्या की, मेहनत की। इसी के साथ रंग तरंग आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे कला और संस्कृति के विभिन्न रंगों को समेटे। ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा हमारा। तब से आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं और अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।